इसको अपन को वहां से करना बाकी था क्या, आईसीआई से, है ना? अच्छा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बता दो एक बार। यस, चलो। आशीष, हरमित, एनीवन? आ तो रही है, वॉइस की नहीं आ रही? आ रही है इसमें तो। हाँ भाई, वॉइस आ रही है क्या ऑनलाइन? कंफर्म करो भाई। यस, चलो चलते हैं आगे। यही टॉपिक अपन को अब लेना है। कहाँ से लेना है? ICICI, ICICI, CP1, U2, ICICI से लेते हैं। अपन ने पढ़ा था, देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइविटी रिवाइज करो फटाफट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है? ओनली द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ईच अदर, नो वन एल्स। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी आउटसाइडर या स्ट्रेंजर को कोई राइट नहीं देता। फिर हमने उसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे कि इन केसेस में आउटसाइडर भी केस फाइल कर सकता है। अपन ने इसमें बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट, फैमिली एग्रीमेंट लिया था। फैमिली एग्रीमेंट में एग्जांपल लिया था ना, फादर ने सन को प्रॉपर्टी दी, मदर को भी देना पड़ेगा। स्पेसिफिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो आईसीआई से कराया था, फादर इन लॉ और उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि वाइफ को सही से ट्रीट करेगा, मिस्टर पुरी वाला एग्जाम्पल। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिया था, असाइनी या नॉमिनी केस फाइल कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट एस्टॉपल वाला लिया था, एबीसी वाला एग्जाम्पल। फिर लिया था कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, छोटे लाल वाला एग्जाम्पल। फिर लिया था प्रिंसिपल और एजेंट वाला कि एजेंट के थ्रू हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल भी केस फाइल कर सकता है, प्रोवाइडेड उसने काम अपने अथॉरिटी के भीतर रहकर किया है और प्रिंसिपल के नाम से किया है। तो अब टॉपिक देखो, आईसीआई से करने जा रहे हैं 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। उसके हिसाब से पहले तैयारी करनी है और बाकी छोटे छोटे प्रैक्टिकल बनते हैं। जैसे कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड वाले पे आ गया प्रैक्टिकल, तो वैसे किसी भी पॉइंट पर प्रैक्टिकल बना सकता है। और हमने इसीलिए सारे पॉइंट्स किससे समझे, एग्जाम्पल से समझे। आईसीआई में सारे पॉइंट में एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे आपको। क्या दिया हुआ है देखो, कंसीडरेशन फॉर अ एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी कंसीडरेशन दे सकती है बट थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती। ओनली अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। इसी रूल को क्या बोला जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Thus, the concept of stranger to consideration is valid and is different from stranger to contract. Stranger to consideration हो सकता है और ये अलग है और stranger to contract अलग है। एक एग्जाम्पल दिया है, इसको समझने की कोशिश करो। P who is indebted to Q। indebted to Q मतलब P ऋणी है, P ने उधार ले रखे हैं पैसे Q से। अब वो ये कहता है, पी ने बेटा क्यू से सपोज करो 10 लाख रुपए उधार ले रखे हैं। पी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है किसको? आर को। और आर प्रॉमिस कर रहा है कि जो तूने इससे उधार ली है ना वो मैं चुका दूंगा। अलग कॉन्ट्रैक्ट है इनका एक। पी हु इज इंडेप्टेड टू क्यू सेल हिज प्रॉपर्टी टू आर, आर प्रॉमिसेस टू पे ऑफ द डेप्ट अमाउंट टू क्यू। इफ आर फेल्स टू डू इट, अगर आर नहीं कर पाता तो क्या क्यू उस पर केस फाइल कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, बिकॉज इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन पी एंड क्यू। समझ आई बात कि नहीं आई? इसके बारे में बात चल रही है। क्यू केस फाइल करना है तो सिर्फ किस पे कर सकता है? पी पे कर सकता है, वो आर पे नहीं कर सकता। आगे आगे इसके एक्सेप्शन। एक लाइन दी इन्होंने, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू एंड दिस रूल इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला दिया है इन केस ऑफ ट्रस्ट। याद करो, फादर ने प्रॉपर्टी दी थी, अपने नेबर को ट्रस्टी बनाया था। इसका बेनिफिट मेरे बेटे, माइनर बेटे एम को देना। बेनिफिशियरी बना दिया अपने बेटे को, खुद ने पूरा सेटलमेंट किया, उसको बोलेंगे सेटलर। अब पढ़ के देखो, अब बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड द ट्रस्टी। सेटलर कौन है? फादर। ट्रस्टी कौन है? नेबर। बेनिफिशियरी कौन है? माइनर। समझ आ गई बात? तो वही अपन ने एग्जाम्पल से समझा। सेकंड है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, लेकिन ये किस में होना चाहिए बेटा? राइटिंग में। राइटिंग में नहीं होगा तो बाल्फर अगेंस्ट बाल्फर बन के रह जाएगा, है ना? आगे क्या बोला? द मेंबर्स ऑफ फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन द पार्टी टू सेटलमेंट मे एनफोर्स द एग्रीमेंट, अगर उसका बेनिफिट जुड़ा है तो। पढ़ के देख लो, वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे अपन ने कल लिया था।
दो भाई हैं एक्स और वाई, एग्रीड टू पे अलाउंस ऑफ 20,000 टू द मदर ऑन पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। बाद में मना कर दिया, मदर इन भाइयों पे केस फाइल कर सकती है। बेनिफिट जुड़ा है इस वजह से। ये अपन ने यहीं से लिया था पॉइंट, एग्जाम्पल भी करा दिया था। फोर्थ पे आ जाओ, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में असाइनी केस फाइल कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का नहीं होना चाहिए। पेंटर, सिंगर, डांसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट, ये काम तो आपको खुद को ही पूरे करने पड़ेंगे। आपकी जगह आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता, ठीक है, किसी को असाइन नहीं कर सकते आप तो। बट सच असाइनमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल। आगे क्या दिया, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। देखो मैंने एग्जाम्पल दिया था उससे मिलता जुलता है, बस पार्टीज अपन ने ली थी ए, बी और सी, इन्होंने लिए एल, एम और एन। एक बार पढ़ो एग्जाम्पल। ऐसा ही था। आगे क्या दिया है देखो यहाँ पर, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट, जब प्रोमिसर अपने कंडक्ट के थ्रू किसी को विश्वास दिलाता है कि वो एक बंदे के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, इट विल रिजल्ट इनटू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। अब उसकी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बन जाती है थर्ड पार्टी के प्रति, यानी कि बाय एक्नॉलेजमेंट उसको जिम्मेदार माना जाएगा, बाय एस्टॉपल उस पर भी केस फाइल हो सकता है। एग्जाम्पल में अपन ने लिया था ए, बी, सी, यही लिया था। सी को पैसे दिए थे ए ने और बोला था कि इसको दे देना, बी को दे देना। अब बी जो है अपने कंडक्ट के थ्रू एक्नॉलेज करता है दैट आई एम एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ ए, कहता है ना, इसने खुद ने फ़ोन करके बोल दिया था ना इसको कि मेरे को पैसे मिल गए मैं तुम्हें दे दूंगा। अब बाद में मना करता है ना, तो देयर विल बी अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पर केस जो है इस बंदे पे भी फाइल हो सकता है। हाँ, एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं करता तो बेटा कुछ नहीं मिलता। फिर कौन जानता है कि आपके आपस में क्या बात हुई, है ना। बी तो यही बोलेगा भाई ऐसे कि मेरे को तो तेरे से लेने थे, तू मुझे दे, मैं तो जानता ही नहीं कि किसी को तूने दिए या नहीं दिए। यहाँ दिक्कत क्या थी, इसने एक्नॉलेज कर लिया था ना फ़ोन करके कि मेरे को मिल गए मैं तुझे दे दूंगा। एक्नॉलेजमेंट यानी एडमिटिंग द लाइबिलिटी एंड आफ्टरवर्ड्स एस्टॉपल, मुकर जाना, तब लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। हाँ, इसके पास दो ऑप्शन आ गए बेटा, चाहे तो इस पे करे चाहे तो इस पे करे। ऐसा नहीं है कि ये अपनी लाइबिलिटी से बच जाएगा। बी तो कह सकता है कि भाई मेरी बात तो तेरे साथ हुई थी, अब वो मुकर रहा है तो क्या मुझे क्या लेना देना, मुझे तो पेमेंट चाहिए। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ। तो एक पर्सन अपने कंडक्ट के थ्रू एक्नॉलेज करता है कि दूसरे पर्सन के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, इट विल रिजल्ट इनटू बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, दोनों लाइनें याद कराई थी। इफ अ पर्सन परचेजेज अ लैंड विद द नोटिस, ओरिजिनल ओनर बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर। याद आ रहा है, एक बंदा ये जानते हुए लैंड खरीदता है कि ओरिजिनल ओनर पर कुछ ड्यूटीज है, देन दिस ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स्ड बाय सक्सेसर ऑफ द सेलर। जो सेलर का उत्तराधिकारी है उनको एनफोर्स कराने के लिए केस भी फाइल कर सकता है। अपने एग्जाम्पल में छोटे लाल था, उसका बेटा सक्सेसर हो गया ना, वो केस फाइल कर सकता है। ये दो लाइनें मैंने कही भी थी आपसे कि आप याद करना, क्योंकि क्वेश्चन आ गया। ये एक एग्जाम्पल आईसीआई ने अभी ऐड किया है बेटा, 2 अटेम्प्ट पहले ये एग्जाम्पल नहीं था। कोवेनेंट वाले पॉइंट में पहले कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, इन्होंने ऐड किया है, एक बार देखो। वन ओनर ऑफ लैंड हैविंग 2 लैंड एडजेसेंट टू ईच अदर, ए के पास अगल बगल के 2 लैंड है, एक लैंड और बी लैंड। मिस्टर एक्स है सपोज करो, उसके पास क्या है, 2 लैंड है, अगल बगल के लैंड है, एडजेसेंट लैंड है। एक पर वो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चला रहा है, ए फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब क्या हुआ, वो दूसरा जो लैंड है बी वाला वो बेचना चाहता है। अब जो दूसरा लैंड है वो बेच रहा है, वो क्या लगा रहा है, एक कंडीशन लगा रहा है कि इसे तुम खरीदोगे ना तो यू कैन नेवर यूज इट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस,
और ये कंडीशन या कोवेनेंट वो क्यों लगा रहा है? जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम पॉल्यूशन। समझ आई बात? कंडीशन लगा दी ना इसने, सो एज टू प्रोटेक्ट द अदर एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम पॉल्यूशन। सच कंडीशन इज अटैच्ड विद द लैंड। कोवेनेंट रनिंग विद लैंड हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। whosoever is the successor of the land, जो भी वहाँ रहने आए। अब यहाँ पे देखो, सपोज करो ये वाला जो लैंड है वो खरीदा सी ने, ठीक है। अब सी ने ये आगे डी को बेचा है या फिर ये सी किसी और को एज अ गिफ्ट दे, कुछ भी करे, जो भी वहाँ पे आता है, या फिर सी जो है उसकी डेथ हो जाती है, सपोज करो उसके उत्तराधिकारी, ठीक है ना, सक्सेसर ही तो हुए वो भी, उनको भी ये शर्तें माननी पड़ेंगी। Such condition are attached with the land and whosoever is the successor of land has to abide by it. कोई भी जो उस लैंड पे रहने आएगा ना, अब वहाँ पर वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बात एग्रीमेंट में साफ साफ लिखी हुई है। इस तरीके की रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन को क्या बोला जाता है? रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। एंड ऑल सक्सेसर आर बाइंड टू इट। जो भी वहाँ रहने आएगा ना, उसे ये शर्त माननी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ उसने एग्रीमेंट में ही लिखवा दी। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ? तो इट इज़ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। कोवेनेंट मतलब कंडीशन अटैच टू द लैंड है, कंडीशन अटैच टू द लैंड। एग्जाम्पल इसका देखो, अपन टायर वाला एग्जाम्पल तो बेटा जनरल रूल का है। जनरल रूल क्या कहता है? पार्टीज ही एक दूसरे पर केस कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। नॉर्मल रूल तो ये कहता है थर्ड पार्टी केस कर ही नहीं सकती। हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन, इन केसेस में थर्ड पार्टी केस कर सकती है। टायर वाला बेटा इसमें नहीं जाएगा, टायर वाला जनरल रूल है। हमने कहा ए और डी के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए केस नहीं हो सकता। वो तो जनरल रूल है, सिर्फ पार्टीज ही एक दूसरे पर केस फाइल कर सकती है, बाहर वाला नहीं कर सकता। लेकिन अपन कुछ एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, उन एक्सेप्शनल केसेस में बाहर वाला भी केस कर सकता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, अपने वाला एग्जाम्पल लो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में, लेकिन केस उसका बेटा छोटे लाल कर रहा है। स्ट्रेंजर है, आउटसाइडर है, फिर भी केस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट जुड़ा हुआ था। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, आउटसाइडर भी केस कर सकता है। लास्ट आ रहा है तुम्हारा एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के माध्यम से किया गया है, प्रिंसिपल भी केस फाइल कर सकता है। ही कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के भीतर रहकर काम किया है, दूसरा प्रिंसिपल के नाम से कॉन्ट्रैक्ट किया है। अथॉरिटी के भीतर रहकर काम किया है और अपनी प्रिंसिपल के नाम से कॉन्ट्रैक्ट किया। दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। अच्छा कर लोगे क्या, मुझे ये बताओ। 7 पॉइंट है ना, 7th वाले का एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था, देखो फिर से बताती हूँ। प्रिंसिपल ने अपने एजेंट से कहा था कि तुम मेरे बिहाफ पे ये गुड्स भेज दे कस्टमर को, ठीक है। इसने गुड्स भेज दिए, लेकिन कस्टमर ने है ना पेमेंट नहीं दिया। कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया। अब पेमेंट नहीं मिले तो ये प्रिंसिपल केस फाइल कर सकता है, ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन एजेंट एंड द कस्टमर। दो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, एजेंट ने अथॉरिटी के भीतर रहकर काम किया था और कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के नाम से किया था, तो आउटसाइडर भी केस फाइल कर पा रहा है, इसलिए ये हुआ। अच्छा बेटा देखो कैसे आता है क्वेश्चन। एक तो आने के चांसेस डायरेक्ट कि जनरली ओनली द पार्टीज कैन स्यू ईच अदर, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस वेयर इवन अ स्ट्रेंजर कैन स्यू, इवन अ थर्ड पार्टी कैन स्यू। ऐसे पूछ लिया तो मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी और एक्सेप्शन बताना है। या फिर आपसे जैसे कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड वाला पूछा है ना, वैसे एग्जाम्पल बना के केस स्टडी पूछी जा सकती है। कोई भी इनमें से पॉइंट उठा सकता है वो। अभी इसने 2 एग्जाम्पल लेटेस्ट डाले हैं। कौन से वाले डाले हैं? एक तो कोवेनेंट वाले में ये नया डाला है, और एक नया इसने डाला है ये वाला मिस्टर पुरी वाला, ये पहले नहीं था, 3rd पॉइंट वाला। तो अगर प्रैक्टिकल बनाएगा तो इन 2 पॉइंट पे चांसेस ज़्यादा है। होता क्या है ना, ऐसे ही किसी में नया एग्जाम्पल ऐड करती है ना, तो वो थोड़ा सा रहता है कि भाई हाँ ये एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, पहले नहीं था अब ऐड हुआ है। तो आप याद रखना, स्पेसिफिक मैरिज अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा ये वाला मिस्टर पुरी वाला तो है ना, और वो कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। जो भी सक्सेसर होंगे उनको वो मानना पड़ेगा। इसके बाद में जो टॉपिक आ रहा है वो लेना ही हमें आईसीआई से ही है, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन।
इस यूनिट का तीसरा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। और ये जो यूनिट है 3 ही टॉपिक है, तीनों टॉपिक क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन तीनों पे आ चुके हैं, यानी पूरी यूनिट एक तरीके से पूछ चुका है। शॉर्ट में क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे हमने बोला था कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, बोल्टन मॉडर्न का केस किया था ना, और अपन ने लिया था सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, वैलिड होता है प्रोवाइडेड सपोर्टेड बाय फ्री कंसेंट, लिया था। अच्छा देखो, अब एक नया टॉपिक आ रहा है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसको वो पूछेगा कैसे, वो लिखो पहले तो। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन लिखना, एक्सप्लेन द जनरल रूल, लिख लो कहीं पे, एक्सप्लेन द जनरल रूल नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन द जनरल रूल नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव इट्स एक्सेप्शंस। पूरा टॉपिक कवर्ड है सेक्शन नंबर 25 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तो केस स्टडी आ चुकी है और पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है 6 नंबर का। 3 केस स्टडी आ चुकी है। क्या दिया हुआ है देखो, अपना जनरल रूल क्या कहता है कि इंडियन लॉ में कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बना जाता है। सेक्शन 25 कहता है बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पर हम ये कहेंगे बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे जहाँ बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अंडरलाइन करना एक बार, जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी एनफोर्सेबल व्हेन कंसीडरेशन इज देयर। आप तभी कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवा पाओगे जब उसमें कंसीडरेशन हो। हाउएवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ बता रखे हैं एक्सेप्शंस, जहां पर बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और एनफोर्सेबल माना जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन। पॉइंट नंबर 1, मार्केट एज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आता है, केस स्टडी। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब सोच के देखो, फादर ने प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफ़र की, फादर को कुछ मिलता है क्या, नहीं मिलता, विदाउट कंसीडरेशन है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। पार्टीज के बीच में इमीडिएट रिलेशनशिप है या नहीं, बताओ। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन तभी होगा जब पार्टीज के बीच में कोई सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप हो, ठीक है। एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड। फादर प्रॉपर्टी बेटे को ट्रांसफर कर रहा है, राइटिंग साइंड होना चाहिए ना बेटा, अदरवाइज तो बालफर अगेंस्ट बालफर बन के रह जाएगा। साथ में उसकी रजिस्ट्री जरूरी है, शुड बी रजिस्टर्ड, शुड बी रजिस्टर्ड। 4 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा पार्टीज के बीच में कोई सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप होनी चाहिए, रिटन एंड साइंड एंड रजिस्टर्ड। चारों समझ आ गई। अब पढ़ के देख लो। लव एंड अफेक्शन कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, अंडरलाइन करो। पहले चीज में क्या है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। दूसरा, पार्टीज के बीच में नियर बाय रिलेशनशिप होनी चाहिए। राइटिंग लिखा है, तुम ऐड कर लेना, रिटन एंड साइंड होना चाहिए। और लास्ट, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या दिया है, रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशनशिप, एनफोर्सेबल इवन विदाउट कंसीडरेशन। चारों को जोड़ के लिखाना। मैंने एग्जाम्पल फादर सन का दिया, इन्होंने दे दिया हस्बैंड वाइफ का, दोनों ही सही है। एग्जाम्पल पढ़ लो ये फटाफट दोनों। पहले पढ़ो 18 वाला। लॉ कहता है ओरली जितनी भी प्रोमिसेस करो सारी सही है, लेकिन जहां तुमने लिख करके साइन करके रजिस्ट्री करा दी ना, बात तुम्हारे हाथ से गई। अब तुम चाहो तो भी वापस नहीं ले सकते, यही है ना। देख लो, रजिस्ट्री कराने के बाद आपके हाथ से बात चली जाती है। अच्छा, ऐसे फादर इन लॉ सबको मिलने चाहिए, वही है ना। हाँ, पता चले दूसरे एग्जाम्पल में बता दो। पढ़ लो एग्जाम्पल नंबर 19, ठीक है ना। बिना कंसीडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर बाय रिलेशनशिप, रिटन एंड साइन, रजिस्टर्ड, खत्म बात। चलो अब आ गए सेकेंड पॉइंट पे, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। मतलब सर्विसेज पास्ट में दी जानी चाहिए, पहले सर्विसेज दी हैं, सर्विसेज पहले दी जानी चाहिए और अपनी इच्छा से दी जानी चाहिए वॉलंटरी। कैसी सर्विसेज हैं? पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। और अगला बंदा जो है उसके लिए इंटेंशन टू कंपनसेट रखता है, इनाम देने का इरादा रखता है। दो एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक सेठ जी थे बेटा, डूब रहे थे, ठीक है, तो जान है तो जहान है। एक बंदा आया, भाई चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, एक बंदा आया, उसने उनकी जान बचाई। जान बचाने के बाद में वो सेठ जी बोलते हैं खुश होकर के कि मैं तुझे 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। वो बंदा मांग नहीं सकता था, लेकिन अगर ये अपनी मर्जी से इनाम डिक्लेयर करने हैं, बिना कंसीडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज है, पहले सर्विसेज दी हैं, अपनी इच्छा से दी है, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई लीगल फोर्स नहीं था, ठीक है। और सेठ जी का इंटेंशन टू कंपनसेट भी है, बिना कंसीडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक और एग्जांपल देखो, सपोज करो एक लेडी है, वो कुछ सामान खरीदने जा रही थी एक शॉप पे, उसके पर्स के अंदर 30,000 रुपीज़ कैश है। वो एक शॉप पे रुकी, किराना शॉप थी, और उससे उसने 100 रुपये का सामान खरीदा। गलती से उसका पर्स उसी शॉप पे रह गया। थोड़ी दूर आगे चले गए तो याद आया उसको कि यार मेरा तो पर्स रह गया, और पर्स में कैश भी काफ़ी है। वो वापस गई उस शॉप पे गई, इससे पहले वो कुछ बोल पाती ना, शॉपकीपर ने बोला मैडम आप अपना पर्स यहाँ भूल गए थे। उसकी ईमानदारी से खुश होकर के लेडी ने बोला कि मैं तुम्हें 1,000 रुपये का इनाम दूंगी। इंटेंशन टू कंपनसेट, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। वो मांग नहीं सकता था, लेकिन अगर आपने अनाउंस कर दिया तो अब देना पड़ेगा, बिना कंसीडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नहीं दे तो केस हो सकता है, बट यू हैव टू प्रूव कि उसने ऐसा कहा था। अब आप कैसे प्रूव करोगे ये आपके ऊपर है। थ्योरी कहती है हाँ कर सकते हो क्लेम, रिकॉर्डिंग हो कुछ भी हो, प्रूव तो करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर देखो एक बार क्या क्या चीज़ें पूरी होनी चाहिए तो आपका ये पॉइंट एप्लीकेबल होता है। पहला, सर्विसेज दी जानी चाहिए वॉलंटरली। अपनी इच्छा से सेठ जी को बचाया था, अपनी इच्छा से पर्स को संभाल के रखा था। समझ आ गई दोनों बात। सेकंड क्या है, सर्विसेज किसके लिए दी गई हैं? प्रॉमिसर के लिए, उस लेडी के लिए या उस सेठ जी के लिए, उन्हीं के लिए दी है ना सर्विसेज। तीसरा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा फेक है। कहना ये चाहते हैं कि जो प्रॉमिसर है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, दैट मीन्स ही शुड बी अ रियल पर्सन, नॉट अ फिक्टिशियस वन। इमेजनरी होना चाहिए, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या लिखा है? प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विसेज वर रेंडर। जब सर्विसेज दी गई थी उस समय प्रॉमिसर अस्तित्व में होना चाहिए। ही शुड नॉट बी अ इमेजिनरी पर्सन, ही शुड एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये पॉइंट याद ही करना पड़ेगा, थोड़ा फिक्टिशियस टाइप का पॉइंट है। लास्ट में क्या बोला? इंटेंशन टू कंपनसेट होना चाहिए, इंटेंशन टू कंपनसेट होना चाहिए। भाई रिवॉर्ड देने का इरादा आना चाहिए उनकी तरफ से कि मैं इनाम देना चाहता हूँ, तो बिना कंसीडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ये आपको दे दिया उसका पर्स वाला एग्जाम्पल, मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मॉडिफाई कर दिया, तुम पढ़ लो इसे। पर्स वाला एग्जाम्पल ही है, यही है। अच्छा दूसरा पढ़ो, मिस्टर एक्स जो है, ये भी नए ऐड हुआ है ये वाला भी। मिस्टर एक्स ने अपने नेफ्यू, अपने भतीजे मिस्टर वाई की हेल्प की है एक कोर्ट केस लड़ने में, अपने नॉलेज के थ्रू, जो भी उसके पास स्किल्स थी। आफ्टर मिस्टर वाई वन द केस, जब वो केस जीत गया, मतलब सर्विसेज पहले दी गई हैं पास्ट, अपनी इच्छा से दी है वॉलंटरी, भाई अपनी इच्छा से हेल्प की थी उसकी केस लॉ में। अब ये जीतने के बाद में प्रॉमिस कर रहा है कि मैं क्या है 10,000 रुपये दूंगा, इंटेंशन टू कंपनसेट, बिना कंसीडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। 3 चीज़ें चेक कर लेना, पास्ट सर्विसेज, वॉलंटरी सर्विसेज और इंटेंशन टू कंपनसेट। हाँ ये मान लो आप, मतलब जो है उसे थोड़ा सा लीगल मैटर्स का नॉलेज है। नहीं भाई, आप एज अ इन गुड फेथ अगर हेल्प करते हो किसी की तो क्या दिक्कत है? भाई आपके फैमिली में कोई सीए है ना, और किसी को रिटर्न भरनी है तो उससे पूछ लेता है तो क्या गड़बड़ है?
करते हैं ना इतनी हेल्प, तो उसको नॉलेज है लॉ का, उसने बता दिया। ये फोकट के काम होते हैं, कंसल्टेंसी फीस भी नहीं मिलती। आप ऐसे ही बोल रहे हो बस, है ना। कंसल्टेंसी फीस भी नहीं मिलती है, आपको क्या होता है, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देनी होती है। आपसे कोई रिश्तेदार बोलता है ये बताओ, अगर नहीं बताओगे ना तो नाक का भी सवाल है, सीईओ के इतना नहीं आता, क्या चल रहा है मार्केट में इतना भी नहीं पता, कैसे बना था सीए, ऐसे टिप टिप के बन गया था, ठीक है ना, तो वो भी अपने अगेंस्ट में चला जाता है। मैम ये फैमिली वाले में केस थोड़े ही कर सकते हैं, आपने पहले बनाया था ना बेटा, अगर रिटन साइन रजिस्टर्ड है कर सकते हैं, रिटन साइन रजिस्टर्ड है तो कर सकते हैं। दीज 3 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तभी मैंने बोला जब तक लिखा पढ़ी नहीं हुई ना तब तक सारी बात तुम्हारे हाथ में है। एक बार लिखा पढ़ी करा दी, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जीते जी तो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में भी दे जाए तो कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल दिया था ना मैंने एक बार, आई डोंट नो आपकी क्लास में दिया या नहीं दिया। जीते जी तो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में भी दे जाए। एक ओल्ड लेडी थी ना बिरला, हाँ प्रियमवदा बिरला, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तो भाग्य खुल गए थे उसमें, ठीक है। तो जीते जी तो ट्रस्ट में भी दे जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार लिखा पढ़ी करा दी ना, क्या रिटन साइन रजिस्टर्ड, अब बात आपके हाथ से गई। टाइम बार डेप्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसको, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो आप याद करो, यूनिट 1 टाइम बार डेप्ट याद आ रहा है क्या बेटा। लिमिटेशन एक्ट कितने समय में केस कर सकते हो, 3 साल, 3 साल में नहीं किया तो क्या बन जाएगा, टाइम बार डेप्ट विच इज अनएनफोर्सेबल इरिकवरेबल। भाई 3 साल में केस नहीं किया तो अब तुम कर भी नहीं पाओगे, यही पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, अपन ने पढ़ा था, लेकिन अगर उसको चुकाने की रिटन और साइंड प्रॉमिस दी जाए, टेक्निकल डिफेक्ट दूर हो गया, विल गेट कन्वर्टेड इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ याद आ रहा है ऐसा, तो आप वही दूर कर रहे हैं। सेक्शन नंबर है 25(3), याद कर सकते हो तो कर लेना। 3rd पॉइंट है, मेन सेक्शन 25 चल रहा है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट, 2 चीजें पूरी होनी चाहिए सिर्फ, क्या, रिटन साइंड, रिटन एंड साइन प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट मेक्स इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। रिटन एंड साइन प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट मेक्स इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है। भाई 3 साल तो गुजर चुके हैं ना, तो कंसिडरेशन तो है ही नहीं, बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कैसा होना चाहिए, राइटिंग और साइन। पढ़ के देखो एग्जाम्पल, अभी तुम्हें इंडेप्टेड का मतलब बताया था, ऋणी, याद आ रहा है। ए ने सी से 60,000 उधार ले रखे हैं, लिमिटेशन पीरियड बार्ड है, मतलब क्या है, एक तरीके से 3 साल का समय गुजर चुका है। अब वो क्या कर रहा है, रिटर्न प्रॉमिस दे रहा है कि मैं 50,000 दे दूंगा पूरे फाइनल सेटलमेंट में, बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। रिटर्न एंड साइन प्रॉमिस होनी चाहिए। अब बोलोगे मैम 60,000 थे, 50,000 के लिए हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक कहावत होती है कि भागते भूत की तो लंगोटी भली। अब इसको क्या लग रहा है कि भाई मेरे तो पूरे ही चले जाएंगे, 60,000 के 60,000 डूब जाएंगे, इसका भरोसा नहीं है, ये मना कर रहा है कल को दिवालिया हो गया तो कुछ भी नहीं मिलना, तो जो मिल रहा है वो ले लो। तो ये हाँ बोल रहा है, सेटलमेंट कर रहे हैं। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ। अब आगे पॉइंट है अपना एजेंसी। बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी हो सकती है। मैंने आपसे कहा, आप मेजर हो, मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है, नहीं हो तो थोड़ी देर अज्यूम कर लो। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि आपको मैंने एक बुक दी है, ये ना मेरी फ्रेंड रहती है आपके घर के पास, आप उसको दे देना। आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर एक्टिंग एज माई एजेंट, और इसके लिए मैं आपको कोई पैसे नहीं देने वाली। बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी हो सकती है, बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी हो सकती है। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यही लिखी हुई आ रही होगी लाइन, देखना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185, नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। अब आ रहा है तुम्हारा कंप्लीटेड गिफ्ट। देखो वर्ड क्या यूज हुआ है, कंप्लीटेड गिफ्ट, मतलब गिफ्ट एक्चुअली गिवन, ऐसा गिफ्ट जो दिया जा चुका है। एक बार आपने कोई चीज बेटा किसी को गिफ्ट में दे दी, अब आप क्या चाह के भी वापस ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। देखो आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी थी,
है ना, तब तक वो आपका बेस्ट फ्रेंड था, मतलब बोले मैम ब्रेकअप कराओगे, हाँ करा रहे हैं भाई। तो ऐसा अभी हो सकता है किसी के साथ हुआ भी हो, पता नहीं मुझे, है ना, हुआ, मैं नहीं मानती, ठीक है। हुआ क्या, आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, बेस्ट फ्रेंड की पार्टी थी, आपने क्या किया, उसको एक्सपेंसिव बहुत अच्छा सा कोई गिफ्ट दे दिया, उसने भी आपको पार्टी दे दी, ठीक है। अगले दिन आप उससे लड़ लिए, अब हो गया ब्रेकअप, अब आप क्या बोलते हैं, मेरा गिफ्ट वापस दे दे। लीगली रिकवर कर सकते हो क्या, ये बताओ मुझे, नहीं कर सकते, है ना। बोले मैम हम तो लड़ झगड़ के वापस ले आएंगे, बोले वो अलग बात है बेटा, लॉ तो नहीं कहता ऐसा, ठीक है ना। समझ आ गई बात की नहीं आई, बताओ। एक बार जो चीज़ गिफ्ट में दे दी ना, इट इज़ इररिवोकेबल, इररिवोकेबल, आप चाहो तो भी वापस नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, वैसे ना प्रेजेंटेशन मीन्स अ लॉट, प्रेजेंटेशन मीन्स अ लॉट, और अपना पेपर सब्जेक्टिव है तो अपने लिए तो वैसे भी है, क्यों, हम लिख के आएंगे ना, वो देख के हमें नंबर देगा ना उस चीज़ के, तो हमारा प्रेजेंटेशन भी थोड़ा काउंट करता है। उस प्रेजेंटेशन के लिए ही हमने बोला कि केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, एक फॉर्मेट है, लीगल प्रोविज़न लिखते हैं, फिर लिखेंगे फैक्ट्स और फिर लिखेंगे कंक्लूजन, पढ़ा ना उसके लिए। अच्छा, तो प्रेजेंटेशन देखो कैसे, भाई सिमरन की बर्थडे पार्टी थी, ठीक है। अब उसने अपने सारे फ्रेंड्स को अब क्या हुआ कि उसने काफ़ी फ्रेंड्स को इनवाइट किया, उसकी एक फ्रेंड जो है उसके लिए गिफ्ट लेकर के आई, अंकिता गिफ्ट लेकर के आई, उसका काफ़ी डिसेंट सा गिफ्ट है, स्मॉल रैपिंग, ओके है ना, डिसेंट गिफ्ट है। एक लेके आई पारुल, और वो पारुल जो गिफ्ट लेके आई वो बहुत बड़ा ग्रैंड लग रहा है देखने में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, सिमरन को किसके गिफ्ट में क्या है ये जानने की टेम्पटेशन होती है ना, वो किस में ज़्यादा होगी, पारुल क्या लेके आई, चाहे वो डब्बे में डब्बा निकले, है ना, लेकिन एक बार तो होती है कि नहीं होती है, बताओ, है ना। अच्छा, मैं डब्बे में डब्बा करके मत आना, कंटेंट ऑल्सो मीन्स ओवर हियर, ठीक है। मैंने हमेशा बोला कि आटे में नमक मिलाओगे चलेगा, नमक में आटा मत मिलाना, मूवी की स्टोरी नहीं लिखनी, रेलेवेंट पॉइंट लिखने हैं, कीवर्ड्स के साथ अपनी लैंग्वेज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आई बात। प्रेजेंटेशन मीन्स अ लॉट, चाहे अंदर कुछ भी हो, वो देखने में डंगा लगना चाहिए थोड़ा, प्रेजेंटेशन पार्ट में भी आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। अच्छा, एक बार जो गिफ्ट में दे दी वापस नहीं ले सकते, बिना कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ लो एक बार, रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट। अच्छा, जो पार्टी गिफ्ट दे रही है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डोनर, और जो दूसरी पार्टी है उसको क्या बोलेंगे, डोनी। गिफ्ट डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन, एक लाइन ऐड कर लेना, लिख लेना, गिफ्ट वंस गिवन इज इररिवोकेबल, लिखो बेटा, गिफ्ट वंस गिवन इज, गिफ्ट वंस गिवन इज इररिवोकेबल, गिफ्ट वंस गिवन इज इररिवोकेबल। जो चीज़ एक बार गिफ्ट में दे दी ना, अब आप उसे वापस नहीं ले सकते। बेलमेंट आ रहा है, ये वर्ड है ना लॉ में कई जगह आएगा, मैं तुम्हें समझा देती हूँ ये होता क्या है। बेलमेंट, गुड्स आर गिवन फॉर सम पर्पस, और जैसे ही काम पूरा हो जाए गुड्स को वापस करना पड़ता है। किसी काम के लिए गुड्स दिए जाते हैं, जैसे ही काम पूरा हो जाए आपको क्या करना है बेटा, उन गुड्स को वापस कर देना। समझ आई बात, इसको क्या बोलते हैं, बेलमेंट। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या तो हो सकता है तुम्हारा ये बेलमेंट दो तरीके का होता है बेटा, एक तो हो सकता है तुम्हारा ग्रेचुइटुअस बेलमेंट, लिखो कहीं पे इस चीज को, और एक हो सकता है नॉन ग्रेचुइटुअस बेलमेंट। ग्रेचुइटुअस बेलमेंट का मतलब होता है विदाउट कंसीडरेशन, ग्रेचुइटुअस बेलमेंट मतलब विदाउट कंसीडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं ये। और दूसरा कौन सा है, नॉन ग्रेचुइटुअस बेलमेंट, दैट मीन्स फॉर कंसीडरेशन या विद कंसीडरेशन।
अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम कौन से वाला फॉर कंसीडरेशन था, कौन से वाला विदाउट कंसीडरेशन था। ग्रेचुइटस वर्ड है ना, एक वर्ड आ रहा है नॉन ग्रेचुइटस। तो तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, तुम भूलोगे नहीं कभी भी। ग्रेचुइटस वर्ड इंग्लिश के बेटा ग्रेचुटी वर्ड से बना है। ग्रेचुटी वर्ड का मतलब होता है गिफ्ट। गिफ्ट इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। बिना कंसीडरेशन वाला होता है ना, तो विदाउट कंसीडरेशन ग्रेचुइटस है। बिना कंसीडरेशन वाला ग्रेचुइटस है, और जिसमें कंसीडरेशन हो उसको क्या बोल देंगे, नॉन ग्रेचुइटस है। ऐसा ही हुआ ना। दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। मुझे नैनीताल घूमने जाना था बेटा, मैंने एक टैक्सी किराए पर ली, बदले में क्या दूंगी, हायर चार्जेस। जैसे ही मैं घूम के वापस आऊंगी मुझे टैक्सी वापस करनी है। गुड्स आर गिवन फॉर सम पर्पस, आर टू बी रिटर्न व्हेन द पर्पस इज कंप्लीटेड। आर टू बी रिटर्न व्हेन द पर्पस इज कंप्लीटेड, इसको ही क्या बोलते हैं, बेलमेंट। बदले में पैसे दे रही हूँ ना, हायर चार्जेस। किसका एग्जाम्पल दिया मैंने, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ इसका, ग्रेचुइटस बेलमेंट। ये आप इंटर में पढ़ोगे, बेलमेंट का चैप्टर है आपका पूरा, बेलमेंट एंड प्लेज। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, वो अपने इंटर के कोर्स में है, सेकेंड पार्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ग्रेचुइटस बेलमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। आपको कहीं घूमने जाना था बेटा, आप अपना डॉगी पड़ोसी के यहाँ छोड़ के चले गए। अगला पड़ोसी धर्म निभाएगा, और जब आप आ जाओगे तो आपका डॉगी आपको वापस कर देगा। कैसा बेलमेंट है, ग्रेचुइटस बेलमेंट। बदले में कुछ नहीं मिल रहा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ भाई, आपको अपना एग्ज़ाम देने जाना था, कोई व्हीकल आपका अरेंज नहीं हो रहा था, आप मेरे पास आए, आपने बोला कि मैम आप हमें अपनी एक्टिवा दे दो, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको अपनी एक्टिवा यूज़ करने के लिए उस पर्टिकुलर डे पे दे दी। बेलमेंट ही तो है। जैसे ही आपका काम हो जाएगा आप मेरी एक्टिवा मुझे वापस कर दोगे, ठीक है, विदाउट कंसीडरेशन। किस में चला गया, ग्रेचुइटस बेलमेंट, ठीक है। आपको एक्टिवा चाहिए थी, आपको अपने फ्रेंड के पास गए, फ्रेंड ने बोला कि भाई ठीक है ले जा, मेरे पास पड़ा है व्हीकल, उसको दिक्कत थी, आपने हेल्प कर दी उसकी, ठीक है। बोले पैसे वैसे लेगा, बोले अरे यार तेरे से क्या पैसे लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया ना बेलमेंट। किस में चला गया, ग्रेचुइटस में। समझ आ गई चीज़ की नहीं आई, बताओ। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। अब दिमाग लगा के बताना मुझे, यहाँ पर जो बेलमेंट आएगा वो ग्रेचुइटस होना चाहिए या नॉन ग्रेचुइटस होना चाहिए। यहाँ जो ग्रेचुइटस होगा, क्यों, टॉपिक क्या चल रहा है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन पढ़ रहे हो ना, बिना कंसीडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो बिना कंसीडरेशन वाला ही तो आएगा, और बिना कंसीडरेशन वाला कौन सा है तुम्हारा, ग्रेचुइटस है। समझ आई चीज़ की नहीं आई, बताओ। अब इसको पढ़ के देख लो, बेलमेंट समझ आ जाएगा। बेलमेंट का मतलब दिया है, पहले तो ये लाइन अंडरलाइन करना, नो कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट होता क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और वो वन पर्सन टू अनदर कौन है, बेलर से बेली, दो पार्टीज है, बेलर बेली, ठीक है। फॉर सम पर्पस, किसी काम के लिए दिया जाता है। डिलीवरी इज मेड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट, जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा, पोस्ट अकम्प्लिशमेंट मतलब कंप्लीशन ऑफ द वर्क, उसके बाद में आप क्या करोगे, गुड्स विल बी आइदर रिटर्न और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम। मैंने आपको एक्टिवा दी, आपने उसको यूज़ किया, आपने बोला कि मैम मैं वापस करने आ रही हूँ, तो मैंने आपको बोला कि तुम एक काम करो, तुम मुझे वापस करने मत आओ, यहाँ पास में ही मेरे रिलेटिव का घर है, उसको हैंड ओवर कर दो। डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन, डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन। भाई चाहे तो मुझे वापस कर दो या मैं कहूँ उसको दे दो, डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन। आगे क्या दिया हुआ है ये देखो, एग्जाम्पल नंबर 23 पढ़ लो। मिस्टर ए ने चाबी दे दी गोडाउन की मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने वहाँ पर अपने गुड्स डिपॉजिट कर लिए, उसके पास गोडाउन का पोजीशन आया लेकिन ओनरशिप नहीं आई। ये याद रखना बेटा, बेलमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है, पोजीशन, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। मैं टैक्सी किराए पर लेकर गई नैनीताल, ओनरशिप अभी भी उस बंदे की है, बेलर की, मेरे पास सिर्फ क्या है, पोजीशन, ठीक है। तो ए बी का फ्रेंड है सपोज करो, वो उसके पास आया बी के पास और उससे बोलता है कि यार ना मेरा कंसाइनमेंट आया है,
तो अभी क्या है, मेरे पास गुड्स आए हुए हैं लेकिन उनको स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि कोई प्लेस मिल जाए, तो कोई वेयर हाउस, कोई गोडाउन मिल जाए। तो बी बोलता है क्यों चिंता करता है, मेरा गोडाउन पड़ा है, ये पकड़ चाबी, 2 दिन के लिए तो तुझे चाहिए, तो यहाँ पर स्टोर कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही उसका काम हो जाएगा 2 दिन बाद में चाबी वापस कर देगा। किसी काम के लिए दिया है, काम पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वापस कर देगा। तो ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ही काम पूरा हो जाए चाबी वापस कर दो। बिना कंसिडरेशन के था ना, तो इसमें कवर हो गया। चैरिटी, चैरिटी चंदा, अब मुझे सोच के नॉर्मल आंसर देना, तुम्हें अभी इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ एक नॉर्मल चीज का आंसर देना कि अगर आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए, है ना। ए ने प्रॉमिस किया कि वो अनाथालय, ऑर्फनेज में 10 लाख रुपए का चंदा देगा। ए ने प्रॉमिस किया कि वो अनाथालय में 10 लाख रुपए का चंदा देगा, और बाद में इसने अपनी प्रॉमिस क्या कर दी, रिवोक कर दी। तो कर सकता है क्या? रिटर्न साइन रजिस्टर्ड वाले ये होते नहीं है। अपन डोनेशन देते हैं ना, किसी को चैरिटी के लिए बोल रहे हैं, अपन ने प्रॉमिस करिए, एक्चुअली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो ये ग्रेचुइटस हुई। जनरल रूल लगाओ, विदाउट कंसीडरेशन वॉइड होती है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जनरल रूल लगा दिया, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बदले में कुछ मिल थोड़ी ना रहा था, कह दिया था, वो पलट गया, क्या करें। अब अगर सुनो, लेकिन एक केस और हो सकता है, इसकी बात पे विश्वास करके, एक ही बात पे विश्वास करके, अगर अनाथालय वालों ने 7 लाख रुपए की लाइबिलिटी इंकर कर ली, यानी कि खर्च कर दिए, अब बोलो, अब 7 लाख रुपए तक इसको देने ही पड़ेंगे। अब ये रिवोक करेगा ना, तो भी इसको जितना वो लाइबिलिटी उठा चुके हैं इसकी प्रॉमिस के विश्वास करके, उतने देने पड़ेंगे, नॉट द होल अमाउंट। कितना? 7 लाख, टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी इंकर्ड। अगर लाइबिलिटी इंकर्ड नहीं होती तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी, समझ आई। और अगर लाइबिलिटी इंकर हो गई है तो जितनी लाइबिलिटी इंकर की उतने दे दो। लेकिन एक और ट्विस्ट, सपोज करो लाइबिलिटी इंकर की 17 लाख की, अब बोलो 10 लाख, मैक्सिमम गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट, मैक्सिमम गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट। समझ आई बात की नहीं आई, बताओ। हाँ, ओरल भी हो सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा हो सकता है। आप है ना इसके अंदर बस प्रूव करोगे कि हाँ भाई इन्होंने प्रॉमिस की थी। और जितने बिजनेसमैन होते हैं, जितने इस तरीके की संस्थाएं होती हैं, सबकी क्या होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। इनके सॉफ्टवेयर में ऑन होता है, सारा सिस्टम ही होता है कि ऑटोमेटिकली कोई भी कॉल हुई ना तो वो रिकॉर्ड होगी, ताकि इनके पास एविडेंसेस रहते हैं ना बाद में, इसलिए। तो प्रोफेशन टू प्रोफेशन डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखो आप, अगर कोई लाइबिलिटी इंकर नहीं हुई तो ये आपका ग्रेचुइटस प्रॉमिस है, विदाउट कंसीडरेशन है, वॉइड है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर उसकी बात पे विश्वास करके लाइबिलिटी इंकर कर ली बिना कंसीडरेशन के, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। याद रहेगी क्या चीज़? ठीक है, अब एक बार पॉइंट पढ़ लो, फिर हम इसका एग्जाम्पल लिखे, बना लेना, मतलब मैं बनवा दूंगी। चैरिटी में पढ़ो एक बार, इफ अ promisee undertakes the liability on the promise of the person to contribute to the charity, then the contract shall be valid। इसको एग्जाम्पल को उस तरीके से बनवा रही हूँ जैसा आपका कई बार सीपीटी में पूछा हुआ है। तो आईसीआई कभी भी केस स्टडी बनाएगा ना तो इस तरीके की बना सकता है। ए ने प्रॉमिस किया टेम्पल के ट्रस्टीज को, मैं एग्जैक्टली वही बना रही हूँ जो आता था सीपीटी में, बना लेना ये आप लोग। इस तरीके की केस स्टडी आ सकती है। ए ने प्रॉमिस किया टेम्पल के ट्रस्टीज को कि 10 लाख रुपए की चैरिटी देगा टुवर्ड्स रिनोवेशन ऑफ टेम्पल। मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है, पुनः निर्माण का।
उसके अंदर इसने प्रॉमिस कर दिया कि 10 लाख रुपए की चैरिटी देगा, यानी चंदा देगा। इसकी बात पे विश्वास करके टेम्पल के ट्रस्टीज ने 7 लाख रुपीस की लाइबिलिटी इंकर कर ली। A will be liable to pay 7 lakh rupees, that is liability incurred. ब्रैकेट में लिखना, however it cannot exceed, however it cannot exceed, however it cannot exceed the maximum, however it cannot exceed the maximum amount given in the contract, however it cannot exceed maximum amount गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। और वो क्या है अपने एग्जाम्पल में 10 लाख। 17 लाख की भी लाइबिलिटी होती तो ये कितना देता, सिर्फ 10 लाख ही देता जितना कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस हुई थी। समझ आई बात की नहीं आई बताओ? तो आज यहाँ तक का मैटर करो, कल मुझे याद दिलाना, एक तो मैम इसके क्वेश्चन करा दो, अदरवाइज फिर मैं स्विच कर जाऊँगी 4th यूनिट पे। तो याद दिला देना कि 2nd के क्वेश्चन करा दो, है ना। एक बार इसको रिवाइज कर लेना ताकि क्वेश्चन करने में ईजी रहे। 3 ही टॉपिक थे आपके, इसमें कर लोगे? तो चलो यहाँ तक का टॉपिक लेते हैं आज अपन। कोई क्वेरी वगैरह है तो पूछ सकते हो बेटा। वो तो बेटा यहाँ से अनाउंस होता है, जब हमें पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। व्हेनेवर आपके जब ये यूनिट ख़त्म हो जाए, 2nd यूनिट, नहीं वो तो सारे सब्जेक्ट लगातार लगेंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अकाउंट्स, लॉ सारे लगेंगे। वो तो ब्लॉक 1 का जब टेस्ट लगेगा ना तो सारे ही लगेंगे, 1-1, 2-2 दिन के गैप में, तो तैयारी रखो। हाँ वो तो आपको टाइम बता दिया जाएगा, आपका टेस्ट है उस टाइम आपकी क्लास नहीं होगी बस, है ना। टॉपिक नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरे टेस्ट में ये आएंगे 1 2 3। आगे रीड आउट करते रहो मेरे साथ साथ, लेकिन उसको साथ में पढ़ते रहना, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस तुम्हें पता है ना। क्वेरी पूछिए किसी ने मुझसे, मैम 4th के नोट्स है क्या ऐप पर? बेटा फर्स्ट यूनिट के साथ 4th के नोट्स जुड़े हुए हैं। 1st and 4th का कंबाइंड PDF था, फर्स्ट यूनिट के बाद ही है सोनिया उसके नोट्स हैं। ठीक है, कोई क्वेरी किसी की नहीं है तो चलो फिर अपन वाइंड अप करते हैं।